आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे दोस्तों। मैंने इस पे टोटल 10 लेक्चर्स लिए हैं, वो सब अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज की बात करेंगे। तो 2014 में ऐसा क्या हुआ जो इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना पड़ा। 7 हफ्तों तक ये ऑपरेशन चला दोस्तों। 8 जुलाई को शुरू हुआ था, 26 अगस्त को खत्म हुआ। खत्म क्या, वैसे इसराइल और फलस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो तो चलती ही चली आ रही है। मैंने पूरा कवर किया है हिस्ट्री ऑफ ज्यूज, ज्यूज का बड़ा कॉम्प्लेक्स इतिहास। मैंने 40 मिनट में कोशिश की है कवर करने की, तो वो लेक्चर अवेलेबल है, देख चुके हैं उसको लाखों लाखों लोग, आप जरूर देखिएगा। फिलहाल हम इस ऑपरेशन की बात करेंगे और थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने फेलियर टू ट्रायम्फ किताब लिखी है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का ऐप आके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और मैं ट्विटर पे आ गया हूँ, लेक्चर्स की अपडेट देता रहता हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, सबसे पहले आप मैप देख लीजिए, ठीक है। ये है इजराइल, ठीक इजिप्ट से लगता हुआ। इजराइल में ये है यरूशलेम, ठीक है, जिसको अभी तक स्टेटस नहीं मिल पाया है, ना ही इजराइल का है ना ही पैलेस्तीन का है। यरूशलेम जो दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहां ये 3 धर्मों का स्थान है। जुडाइज्म, मक्का मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम। उसके बाद क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियनिटी का, जीसस क्राइस्ट का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम। हिस्ट्री ऑफ यरूशलेम और क्रूसेड्स, ठीक है, मैंने 3 लेक्चर कवर किए हैं दोस्तों। एक तो यरूशलेम की हिस्ट्री, क्रूसेडर्स, ये पूरा जो मूवमेंट चला, और उसके बाद टेम्पलार नाइट्स। तो ये 3 सीरीज है, ठीक है, 3 लेक्चर से आप इसको देखिएगा, आपको यरूशलेम का इतिहास पता चल जाएगा, ठीक है। और ये पूरी लड़ाई इसी के लिए है। इस्लामिस्ट कहते हैं, ठीक है, ये यरूशलेम हमारा है। ज्यूस कहते हैं ये हमारा है, और क्रिश्चियंस कहते हैं ये हमारा है, ठीक है। अलग सा मस्जिद यहाँ पे मिलेगी, टेम्पल डोम है यहाँ पे। तो दोस्तों, यरूशलेम में, यरूशलेम के लिए काफी विवाद है, और अभी तक इसको इंटरनेशनल स्टेटस तो है नहीं मिल पाया है, क्योंकि इजराइल कहता है कि यरूशलेम ही हमारी कैपिटल है, लेकिन तेल अवीव पूरी दुनिया मानती है। तेल अवीव में आपको पूरी दुनिया की एम्बेसी मिलेगी, ठीक है, ये रहा तेल अवीव। तो हिस्ट्री ऑफ ज्यूज मैंने कवर किया है दोस्तों, वो लेक्चर अवेलेबल है, आप सर्च करिएगा, पूरा इतिहास मैंने कवर किया है। हम बात करेंगे दोस्तों मॉडर्न इतिहास क्या है ज्यूज का। देखिए, यहूदियों को अपनी जमीन चाहिए थी, दशकों से इनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। रशिया में गए तो वहां पे पोग्राम चला दिया गया। हिटलर ने बकायदा ज्यूइश होलोकॉस्ट, जो इतिहास का सबसे काला चैप्टर है, ठीक है, लाखों लाखों यहूदियों को मार दिया गया। उसके बाद जहां पे भी गए दोस्तों, हमेशा से इनके ऊपर बड़ी आपदा आई हुई है। तो इनको जमीन चाहिए थी, जमीन इनको कहीं मिल नहीं रही थी। एक तरीके से अपनी ही जमीन से भगा दिए गए थे ये। भैया, जुडाइज्म जो है, इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो सबसे पहला इब्राहिमिक रिलीजन जुडाइज्म है, जो इजराइल में ही, मतलब ये वाला जो एरिया है, यहीं से ही ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद इस्लाम आया, ये आपको पता ही है। और ये 3 इब्राहिमिक रिलीजन है जिनके कॉमन एंसेस्टर इब्राहिम है, समझ गए। तो अगर हम बात करते हैं तो इनका कोई जमीन नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 जब बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए और बहुत इनको दिलासे दिए गए, बकायदा जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, ज्यूज से बहुत सारे लीडर्स सामने आए कि हमको अब अपनी जमीन चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 1 में कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदियों ने पैलेस्तीन से, ये पूरा एरिया जो है ना, वो पहले पैलेस्तीनियों का ही था, तो पैलेस्तीन में यहां पे जमीन खरीदनी शुरू कर दी। और 1945 आते आते इन्होंने अच्छी खासी जमीन खरीद ली। जितने भी दुनिया भर में ज्यूज थे, जो अमीर ज्यूज थे, उन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी। और वर्ल्ड वॉर 2 आते आते दोस्तों अच्छा खासा इनके पास एरिया हो गया, ठीक है। अब यहां पे दिमाग खराब हुआ यहाँ पे पैलेस्तीनियों का कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर हम ये देखते हैं कि बड़ा भयानक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया अरब नेशंस के बीच में और यहूदियों के बीच में। अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आया 1947 में, और उसके बाद ये बताया गया कि इसराइल को यहां पे जमीन मिलेगी, ठीक है, इसराइल यहां पे रहेंगे, यहूदी यहां पे रहेंगे। अब ये बात बहुत लोगों को नागवार गुजरी, बेसिकली बंटवारा कर दिया गया था पैलेस्तीन और इसराइल में। उसके बाद ये जो अरब नेशंस है ना, ये इजिप्ट हो गए, पैलेस्तीन हो गए, जॉर्डन, सीरिया, इन सबने मिलके, ठीक है, सबने मिलके इसराइल पे हमला कर लिया। और फर्स्ट अरब इजरायली वॉर की शुरुआत हो गई 1948 में। जितनी बार अरब और इसराइल, अरब नेशंस और इसराइल आपस में भिड़े हैं, जीत हमेशा इसराइल की हुई है। तो इसराइल ने इनको पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए। इसराइल के खुद के लोग यहां पे लड़ रहे थे, और फिर अमेरिका का तो हमेशा से सपोर्ट था इसराइल को। यहूदी जो थे वो 1900s में, अर्ली 1900s में अमेरिका में ही जाके सेटल हुए, ठीक है ना। अमेरिका में आपको ज्यूश पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, सेफ हेवन है अमेरिका उनके लिए, तो अमेरिका हमेशा से इसराइल को सपोर्ट करता है, ठीक है।
कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, फिर होता है 1967 वॉर। 1967 वॉर की बात करें, ये वाला जो वेस्ट बैंक है, 1948 में क्या हुआ था, ये वाला जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, ये जॉर्डन रिवर आप देख रहे हैं, ये जॉर्डन रिवर है, ठीक है, ये डेड सी है, ये इतना ज्यादा डेड सी इसको इसीलिए कहते हैं, यहां पे इतना नमक है कि आप डूबेंगे ही नहीं। अगर आप डेड सी में कूदते हैं तो इतनी ज्यादा डेंसिटी है, नमक इतना है कि आप तैरते रहेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको डेड सी बोला जाता है। तो ये है जॉर्डन रिवर। ये वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, ये जो आ गया था जॉर्डन के पास, और ये गाजा स्ट्रिप जो है, ये आ गई थी इजिप्ट के पास, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पैलेस्तीनियों के पास तो कुछ था ही नहीं। बट 1967 वॉर में दोस्तों सब कुछ चेंज हो गया। 1967 वॉर पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। इजराइल ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, समझ रहे हैं, गोलन हाइट, सिनाई पेनिनसुला, ये सब कुछ जितनी चीजें हैं, एक एक चीज इजराइल ने अपने कब्जे में ले ली, ठीक है, सब कुछ। फिर हम ये देखते हैं कि दोबारा यूम किपर वॉर हुई, ठीक है, 1973 में, और ये जो है वॉर्स का सिलसिला चलता रहा। अब प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ज्यादा हो गई। 1967 की बात करें, प्रॉब्लम हद से ज्यादा हो गई। तब यहां पे पीस एग्रीमेंट को इनिशिएट किया गया, पीस एग्रीमेंट को इनिशिएट किया गया, और 1978 में हम देखते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किए गए। अब इजिप्ट के अनवर सादत ने इजराइल के जो समय प्रधानमंत्री थे उनके साथ, ठीक है, ये कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किए, जिसके लिए अनवर सादत को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, और इसी के लिए अनवर सादत को मार भी दिया गया, एसासिनेशन हो गया उनका। उस पर भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, ठीक है। इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया ये तुम्हारा, और ये वाला जो पैलेस्तीन का, अभी हालांकि पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड। अब इजराइल चाहता था कि ये वेस्ट बैंक, जॉर्डन, ये वाला गाजा स्ट्रिप ये भी इनका हो जाए, ठीक है। तो अक्सर जो है यहां पे पैलेस्तीनियों की मुठभेड़ होती रहती थी, ठीक है। 1978 के बाद क्या हुआ कि अरब नेशन ने तो इजराइल को परेशान नहीं किया, लेकिन पैलेस्टीनियंस भी तो है ना, फिलिस्तीनियों ने यहां पे यहूदियों को परेशान करना शुरू कर दिया। और पैलेस्तीन की जो ऑर्गेनाइजेशन थे, पीएलओ, ठीक है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो लीडर थे यासिर अराफात, जिनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, वो यहूदियों से भिड़ गए, इजराइल से भिड़ गए। ये चीज आप समझे। बाद में पीएलओ फतेह बन गई। फतेह इस समय पैलेस्तीन की बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, समझ गए। 1959 में पीएलओ को बनाया गया था, वो सब मैंने कवर किया दोस्तों, पूरा ये सब, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अब इजराइल जो है वो पैलेस्तीन से लड़ रहा था, और पैलेस्तीन ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में ज्यादा ये पैलेस्टीनियंस थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1993 में फाइनली ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है। ओस्लो अकॉर्ड में पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया गया, एक बकायदा पूरा उनको अलग टेरिटरी दी गई, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, और फिर हम देखते हैं शांति की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों फिर 2000 आते आते इजराइल और पैलेस्तीन में जब भी पीस टॉक्स हुई हैं, हमेशा तोड़ दी गई हैं। कभी इजराइल हमला कर देता है, कभी पैलेस्तीन हमला कर देते हैं, ठीक है। पीएलओ एक समय पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बाद में ये लोग सरकार में आ गए। लेकिन फिर भी पीएलओ की जो पार्टी है फतह, वो काफी ठीक काम कर रही थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 2000 से 2005 अगेन एक अपराइजिंग हो जाती है। यहां पे पैलेस्तीन जो है वो फिर इजराइल के खिलाफ अपराइजिंग, ये जितने भी ये जो पीस एग्रीमेंट थे, बहुत कोशिशें की गई इजराइल और पैलेस्तीन को साथ में बिठाया जा सके, बट वो सारी कोशिशें नाकाम हुई, फिर दोनों आपस में भिड़ गए। अब 2005 के बाद से हमारी कहानी होती है शुरू, ये ऑपरेशन जो मैं कवर कर रहा हूं। 2005 से लेकर 2014 तक इजराइल और पैलेस्तीन में कई वॉर्स हुए। 3 वॉर 2008 में हुआ, 2010 में हुआ, 2012 में हुआ, ठीक है, और 2014 में तो बहुत ही खतरनाक, जिसको गाजा वॉर बोला जाता है, सॉरी 2007 में, ठीक है। 2005 के बाद क्या हुआ? 2005 के बाद हुआ क्या, पैलेस्तीन में सब कुछ ठीक था, इजराइल की भी सरकार कह रही थी चलो ठीक है, हमने सीज फायर एग्रीमेंट यहां पे साइन किया है, ठीक है, पीस टॉक्स की हैं, हम युद्ध विराम दे देते हैं, हम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हम भी नहीं चाहते कि जान जाए, दोनों तरफ से सहमति थी। बट प्रॉब्लम यह हो गई, एक और रेबेल ग्रुप हमास का उदय हो गया। हमास एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इजराइल के लिए भी खतरा है और फतेह का भी दुश्मन है, ठीक है, पीएलओ का भी दुश्मन है। 2006 में जब इलेक्शंस हुए दोस्तों, तो हमास जीत गई। अब जब हमास जीत गई तो हमास और फतेह थोड़ी देर के लिए तो पैलेस्तीन में काम किए, सरकार में, सरकार बनाई उन्होंने, लेकिन बाद में इधर फतेह ने बोला कि हमको हमास के साथ काम नहीं करना। इंतफादा की बात करें दोस्तों तो अपराइजिंग जो मैंने बताया ना, 2000 से 2005, ठीक है। देखिए 2 इंतफादा हुई हैं, जब इजराइल ने हद से ज्यादा यहां पे वायलेंस किया था, बहुत दिक्कतें पैदा की थी पैलेस्तीनियों के लिए, तो पैलेस्तीन उठ खड़े हुए थे, उसी को बोला जाता है इंतफादा, ही मतलब होता है अपराइजिंग। एक हुई थी 1987 से लेकर 1993 तक, जब तक पैलेस्तीन को पूरा अलग ही अथॉरिटी नहीं दी गई, ऑटोनॉमी नहीं दी गई,
दूसरी 2000 से 2005 तक। ये दो इंतफादा 2005 से 2005 तक, इसको अल अक्सा इंतफादा भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो हम ये देखते हैं कि पीस कोशिशें बहुत की गई। 2005 में इजराइल ने विड्रॉ कर ली अपनी आर्मी, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जब हमास ने कब्जा किया 2007 में, पहले हमास ने इलेक्शन जीता और उसके बाद जब हमास ने गाजा पे कब्जा किया तब चीजें बिल्कुल बदल गई। और जैसे ही 2007 में हमास ने गाजा पे कब्जा किया, तुरंत यहां पे ब्लॉकेट लगा दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें इजिप्ट ने भी साथ दिया इजराइल का। इजिप्ट भी हमास को बहुत अच्छा नहीं मानता है, तो इजिप्ट ने भी इजराइल का साथ दिया और मिलकर 2007 में ब्लॉकेट लगा दिया। ब्लॉकेट मतलब कि कोई भी जो भी सामान है, जो जरूरत का सामान है, वो इधर गाजा स्ट्रिप तक नहीं पहुंचे, तो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। अब इजराइल का ये कहना था, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ये कहना था कि हम इनको क्यों दें, हम इनको बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि इसके ये जो ब्लॉक अगर हम नहीं करते, इन रास्तों के जरिए इनको हथियार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर हमला करते हैं। अगर हमास इतना ज्यादा एक्टिव है तो उसको हथियार तो दिए ही जा रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं जो हमास के जो सिंपैथाइजर्स हैं, ठीक है। जहां पे पैलेस्तीनी रहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ करके इनको तो, और कुछ देश भी जुगाड़ करके इनको तो हथियार दे ही रहे हैं ना, तभी तो इनके पास हथियार आ रहे हैं। तो इजराइल का कहना था इसीलिए हमने ब्लॉकेट लगाया, लेकिन 2007 से चीजें ब्लॉक कर देंगे तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी चीजें। तो यहां पे और वॉलेंट स्ट्रगल शुरू हो गई और 2008 में फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर शुरू। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये रॉकेट्स की इंटेंसिटी कितनी तेजी से ग्रो हुई है, ये आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं? ये 2014 आते आते देखिए कितने ज्यादा रॉकेट अटैक्स हुए हैं। ये नंबर्स हैं 50, 100, 150, 200। 2014 में 200 पार कर गए थे, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। अब दोस्तों 2012 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। 2012 में क्या हुआ? देखिए 2012 से पहले अरब स्प्रिंग आया, ठीक है। अब मैंने बताया कि 2007 के बाद इजराइल और पैलेस्तीन मतलब हमास जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक है। और ऊपर से हमास और फतह भी आपस में भिड़े हुए हैं। तो हमास और फतह के बीच में सुलह करने की कोशिश की गई 2011 में, ठीक है। लेकिन फिर हम देखते हैं 2012 में क्या हुआ। इजराइल ने ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस लॉन्च कर दिया और इस ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस में अहमद जवारी, जो कि हमास का मिलिट्री लीडर था, उसको मार दिया एयर स्ट्राइक में। यहां से पैलेस्तीनियों का मूड खराब हो गया। 2013 2014 में एक के बाद एक हमास ने रॉकेट छोड़े, ठीक है। हमास ने यहां पे रॉकेट अटैक्स किए। 2013 में जहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 रॉकेट अटैक्स थे, 2014 में वो 150 पार हो गए। इसी दौरान दोस्तों ये एक हफ्ते बाद, ये 14 नवंबर को 2012 को ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस लॉन्च किया, मतलब अहमद जवारी को मार दिया, जिसकी वजह से हमास का मूड खराब हो गया और ज्यादा उन्होंने अपने हमलों को इंटेंसिफाई कर दिया। और 21 नवंबर को हम देखते हैं इजिप्ट ने एक सीज फायर एग्रीमेंट करने की कोशिश की। इसमें क्या था? इसमें यह था इजराइल और हमास साथ में बैठे। सबसे पहले तो इजराइल जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गाजा स्ट्रिप में जो इजराइल अपने ऑपरेशन चला रहा है उसको बिल्कुल बंद कर दे। साथ ही साथ पैलेस्टीनियंस जो पैलेस्टीनियन फैक्शंस यहां पे हमास का सपोर्ट कर रहे हैं और जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी बिल्कुल शांत बैठ जाए, मतलब दोनों अपने इजराइल और इधर हमास अपने हमलों को रोक दे। तीसरा, ये जो क्रॉसिंग, ये जो ब्लॉकेट लगाया गया है, इसको खोल दिया जाए ताकि लोगों को यहां पे मदद मिल सके, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे सिविलियंस है ना, बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं दोस्तों गाजा स्ट्रिप पे। समझ रहे हैं? दोनों एग्री कर गए, इजराइल और हमास दोनों एग्री कर गए, सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, लेकिन फिर इसको तोड़ दिया गया। फिर 2014 में पैलेस्टीनियन यूनिटी गवर्नमेंट आ गई। फतह नहीं जीती यहां पे 2014 में, फतह फिर भी ठीक थी, पुरानी पार्टी है ना, पैलेस्तीनियों के लिए बात करती है, लेकिन आगे पैलेस्टीनियन यूनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और इजराइल पैलेस्टीनियन यूनिटी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल मिलकर काम नहीं करना चाहता था। और बेंजामिन नेतन्याहू तब तक प्राइम मिनिस्टर, मतलब 2008 से लेकर अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है, 2014 में भी थे। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बोला कि अब हम कोई पीस डील साइन नहीं करने वाले। फिर आता है हमारा इमीडिएट कॉज, जिसकी वजह से ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज शुरू होता है। इमीडिएट कॉज में क्या था? ये तो पूरा बैकग्राउंड में वॉर चल ही रहा है। इसी दौरान दोस्तों 3 इजरायली टीनेजर्स जो बच्चे थे उनको हमास के मेंबर्स ने किडनैप कर लिया। शुरुआत में तो हमास के मेंबर्स ने, हमास के लोगों ने बोला कि हमने कुछ नहीं किया, हमको नहीं पता, कोई एविडेंस नहीं, एविडेंस दो हमको, क्या सबूत है कि हमने किडनैप किया है। तो शुरुआत में तो हमास ने बिल्कुल डिनाई किया कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाद में जो इनके पॉलिटिकल चीफ है खालिद मशाई, उन्होंने बोला, वो कंफर्म करते रहे
मतलब हिंट देते रहे। पहले तो उन्होंने बोला कि हम ना ही मैं कंफर्म करूंगा ना ही डिनाई करूंगा कि इसमें हमास का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जिन्होंने किडनैप किया इन लोगों को, इन 3 बच्चों को, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और फिर बाद में यह पता चला कि इसमें हमास के लोग शामिल हैं, हमास के मेंबर शामिल हैं। अब इसराइल का क्या स्टांस रहता है, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस, अगर एक इंसान भी उनका मरा, यहूदियों का, ज्यूज का एक इंसान भी मरा, तो जहां पे भी हैं आतंकी उनको ढूंढ के मारेंगे वो। ये इसराइल का सीधा स्टांस है। यहां पे तो 3 इजरायली टीनेजर्स को मार दिया गया था और इनकी लाश हेब्रॉन में मिली थी। अब यहां पे मूड खराब हुआ, ऑपरेशन ब्रदर्स कीप और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज लॉन्च कर दिया गया। 26 जुलाई 8 जुलाई 2014 को ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज लॉन्च किया जाता है और इसी दौरान ऑपरेशन ब्रदर्स कीप जितने भी मिलिटेंट लीडर्स थे सबको अरेस्ट किया गया। और अब हम देखते हैं दोनों में शुरू हो गई जंग। इजराइल डिफेंस फोर्सेस और हमास में, दोनों में भयानक तरीके से जंग शुरू हो गई और इसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। जुलाई 2014 की ये जो जंग है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये अभी तक दोनों में डेडलीस्ट मानी जाती है। इजराइल और हमास में अभी तक डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये, जिसमें बहुत लोगों की जाने गई। समझ रहे हैं? अब ऑपरेशन शुरू हुआ दोस्तों, ये पूरा इधर वेस्ट बैंक में भी शुरू हुआ, इजराइल ने वेस्ट बैंक पे भी कब्जा किया और इधर गाजा पे भी पूरा इनका चालू था, और उधर हमास ने भी यहां पे रिटेलिएट किया। दोनों ने बहुत सारे एक दूसरे पे रॉकेट पे हमला किया। रॉकेट वॉर थी ये बेसिकली। 3 फेजेस थे। फेज 1 था एयर स्ट्राइक, इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए, खत्म किया। दूसरा था दोस्तों ग्राउंड इन्वेजन। ग्राउंड इन्वेजन की बात करें तो यहां पे आईडीएफ ने ग्राउंड पे हमला किया, सारे टनल्स को डिस्ट्रॉय किया। आपको बता दूं एयर स्ट्राइक में 16 जुलाई तक 200 लोगों की, 200 सिविलियंस मारे जा चुके थे, लेकिन 24 जुलाई आते आते ग्राउंड इन्वेजन के दौरान 10,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका था और 1000 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी थी, मतलब मारे जा चुके थे वो। उसके बाद फेज 3 जो फाइनल फेज था उसमें था इजरायली ट्रूप्स का विड्रॉल। उसके बाद दोस्तों जब 26 अगस्त आया, 26 अगस्त तक दोस्तों बड़ी दिक्कत हो चुकी थी, है ना। 26 अगस्त तक हम देखते हैं कि दोनों तरफ से बहुत लोग मारे जा चुके थे। पैलेस्तीन की बात करें, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक पे बहुत सारे घर तबाह हो गए, 90,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, ठीक है, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो अब यहां पे लोग बोलने लगे और पूरी दुनिया का भी रिएक्शन ये था, अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, बाकी पूरी दुनिया इजराइल जो कर रहा था बहुत क्रिटिकल थी। अब जो हमास भी कर रही थी वो भी बहुत खराब था। हमास जो कर रहे थे, हमास की जो मिलिटेंट ग्रुप थे वो भी, तो दोनों आपस में जो भिड़े हुए थे, बीच में थे लोग, मारे जा रहे थे वो। तो अल्टीमेटली 26 अगस्त को हम देखते हैं 7 बजे, शाम 7 बजे एक और सीज फायर साइन किया गया, ठीक है। इजराइल और हमास दोनों ने एक्सेप्ट किया, समझ रहे हैं। और ये लास्ट था 26 अगस्त शाम 7 बजे, तब जाके ये ऑपरेशन शांत हुआ। अब यहां पे जीता कौन इसमें? देखिए पैलेस्तीन बोलता है कि वो जीता क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल के ट्रूप्स ने विड्रॉ कर लिया अपने आप को, लेकिन इजराइल बोलता है वो जीता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो एरिया था जहां से ये मिलिटेंट ऑपरेट करते थे, ये पैलेस्टीनियन, ये हमास क्या करते थे, इन्होंने टनल्स बना दी थी, गुफाएं बना दी थी जहां से आतंकी आते थे और हमला करते थे। तो वो सारी टनल्स डिस्ट्रॉय कर दी, ऊपर से हथियार के बड़े बड़े जखीरे भी डिस्ट्रॉय कर दिए यहां पे इजराइल ने, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये हमास था इसने 4,500 रॉकेट्स फायर किए। इन 7 हफ्तों में 4,500 बार रॉकेट से अटैक किया गया और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 5,263 गाजा में जो टारगेट्स थे उनको खत्म किया, उनको अटैक किया। साथ ही साथ 34 टनल्स उन्होंने खत्म कर दी और ऊपर से 10,000 रॉकेट का ये जो जखीरा था हमास के पास, इसको भी खत्म कर दिया। तो यहां पे अपर हैंड डेफिनेटली इजराइल को मिला। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए जरा, लगभग 2,500 से ज्यादा गाजन्स की मौत हुई, 11,000 के करीब लोग घायल हुए, जिसमें से 3,500 तो बच्चे थे। 3,500 में से 1,000 वो बच्चे थे जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, कभी चल फिर नहीं सकते। कैजुअलिटी रेट्स की बात करें तो गाजन हेल्थ मिनिस्ट्री ये बोलती है कि पॉपुलेशन के 70% हिस्सा जो है वो प्रभावित था। ये जो हमले हुए 70% पीपल वर डायरेक्टली अफेक्टेड, जो इजराइल ने हमले किए। इतनी कैजुअलिटीज हुई। यूनाइटेड नेशंस बोलता 65%, इजराइल बोलता 36%। 90,000 के करीब घर जो है वो खत्म हो गए, समझ रहे हैं, 90,000 के करीब। तो बहुत बुरी हालत थी दोस्तों, करोड़ों का नुकसान। हालांकि यहां पे इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है कि पैलेस्तीनियों, हां उनको ज्यादा हुआ,
गाजा स्ट्रिप पे जो नुकसान था 2014 में बहुत ज्यादा था, डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इसमें बहुत लोग मारे गए, ठीक है। लेकिन इसराइल को भी काफी ज्यादा, इनको भी कैजुअलिटी हुई, क्योंकि हमला दोनों तरफ से था। तो ये 2014 में 26 अगस्त 2014 में भले ही सीज फायर साइन हुआ हो, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी तक गाजा में वॉर चली आ रही है, हमास अभी तक वहां पे एक्टिव है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।